हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज जो केस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो साउथ कोरिया का केस है। और ये एक बहुत ही वियर्ड सा केस है। इसमें किलर की जो साइकोलॉजी थी उसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आखिर उसने ये क्राइम क्यों किया, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। इसका आंसर किसी के भी पास नहीं है। तो फिलहाल सीधे शुरू करते हैं हम अपना ये केस। इस केस की जो मुख्य किरदार है वो है एक लड़की जिसका नाम था जंग यू जंग। उसका जन्म हुआ था अक्टूबर 1999 में। उसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता नहीं चल पाई है क्योंकि इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस हैं। अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ पब्लिश की गई हैं। और वैसे भी इस केस की स्टडी करना, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके बारे में ज्यादातर आर्टिकल्स जो कि डिटेल में हैं वो वहां की ही लैंग्वेज में है। इसका जन्म हुआ था सिटी ऑफ बुसान में, जो कि साउथ कोरिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ पर लगभग 3 मिलियन लोग रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अपने बचपन के दौरान जो यू जंग थी, उसकी जो चाइल्डहुड थी बहुत ज्यादा लोनली थी। वो अपने पेरेंट्स की ओनली चाइल्ड तो थी ही, लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। और जब इसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तब वो केवल 2 साल की थी, यानी कि 2 इयर्स ओल्ड थी। इसके बाद इसकी माँ अचानक से ही घर छोड़कर चली गई और उसके बाद कभी भी वापस नहीं लौटी, यानी कि वो अपनी बेटी यू जंग को छोड़कर कहीं चली गई थी। और इसके बाद से आज तक कभी भी यू जंग ने अपनी माँ को नहीं देखा है। वो कभी भी उनसे अभी तक मिली नहीं है। इसके बाद यू जंग अपने फादर के साथ रहने लगी, लेकिन अभी इसकी जिंदगी में कुछ और दुख आने बाकी थे क्योंकि जब यू जंग केवल 6 इयर्स ओल्ड थी तब उसके पिता ने कोई बहुत ही सीरियस क्राइम कमिट कर दिया था और उसके कारण उनको जेल जाना पड़ा। एग्जैक्टली वो क्या क्राइम था इसके बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो कोई ना कोई वॉयलेंट क्राइम था। तो अब यू जंग बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसकी माँ उसको पहले ही छोड़कर जा चुकी थी जब वो केवल 2 साल की थी। और अब उसके पिता, जबकि वो सिर्फ 6 साल की है, तब वो प्रिजन जा चुके हैं। अब इसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अकेलापन हो गया था और इसको ऐसा लगने लगा था कि हर कोई इसको अकेला छोड़ देता है। अब यूजंग अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए चली गई और वहीं पर इसका सारा बचपन आगे बीतने वाला था। अब ये अपने ग्रैंडफादर के साथ रह रही थी, लेकिन इसके ग्रैंडफादर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली। लेकिन फिर भी यूजंग अपने ग्रैंडफादर के साथ रह रही थी। लेकिन इसके बाद इसके ग्रैंडफादर ने रीमैरिज कर ली, एक दूसरी महिला से शादी कर ली और अब इसकी सौतेली ग्रैंडमदर इनके साथ रहने के लिए आ गई थी। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि यूजंग अपनी ग्रैंडमदर को, अपनी स्टेप ग्रैंडमदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और साथ ही उसकी नई ग्रैंडमदर भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यानी कि इनके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब थे। इसके बाद ये बताया गया कि इसी दौरान इसके ग्रैंडफादर ने इसको बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज करना शुरू कर दिया, यानी कि इसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारे सिर्फ एलिगेशंस हैं और ये सब कुछ केवल यू जंग का वर्जन है जो कि उसने बाद में क्लेम किया। ये एलिगेशन सच है या नहीं है इनकी कोई भी जानकारी नहीं है। इसके कोई भी एविडेंसेस नहीं है। इसी कारण से ये एलिगेशंस ज्यादातर लोग नकार देते हैं। यू जंग की इन बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है। लेकिन मैं बस आपको यू जंग का वर्जन बता रही हूँ। यू जंग ने आगे जाकर कहा कि उसके ग्रैंडफादर और उसकी ग्रैंडमदर दोनों ही उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे। वो ये भी बताती है कि उसके ग्रैंडफादर उसको एक छोटे से रूम में ले जाते थे और वहां पर उसको बुरी तरीके से पीटते थे और उसको लातों से भी मारते थे। यू जंग ने यह भी कहा कि इसके जितने भी अंकल्स थे, इसकी आंटीज थी, यानी कि इसके जो रिश्तेदार थे, उनको भी पता था कि इसके ग्रैंडफादर इसके साथ मारपीट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी ने भी इसको बचाया नहीं और इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। इसी कारण से यू जंग अपनी पूरी फैमिली से नफरत करने लगी थी। और मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये सब कुछ केवल यू जंग ने कहा है, इसके किसी भी रिश्तेदार ने ये बात नहीं मानी है। यू जंग धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, स्कूल में पढ़ रही थी और बाद में जब वो अपने हाई स्कूल में पहुंची तो उसने कॉन हाई गर्ल्स स्कूल अटेंड किया। और यहां पर जाने के बाद उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल चुका था। ऐसा बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा रिक्लूसिव थी, बहुत ज्यादा अकेला रहना पसंद करती थी। उसके स्कूल में कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, एक भी सिंगल फ्रेंड भी नहीं था। यू जंग ने खुद ही कोई भी फ्रेंड कभी भी नहीं बनाया था। अगर लोग उसके साथ बातचीत करने आते भी थे तो वो लोगों से बात करना पसंद नहीं करती थी। शायद उसको हर एक व्यक्ति से नफरत थी।
वो हर किसी को, अपने क्लास के हर एक स्टूडेंट को पूरी तरह से इग्नोर करती थी, उनकी तरफ देखती भी नहीं थी, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक आर्टिकल में ये भी लिखा पाया गया कि जब वो स्कूल में रहती थी तो ज्यादातर समय वो कर्टन्स के पीछे छुपी रहती थी ताकि उसको कोई भी देख ना पाए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो वाकई में ऐसा बिहेव स्कूल में शो करती थी, क्योंकि ऐसा उसके बहुत सारे क्लासमेट्स ने भी बताया है। और ऐसा भी नहीं है कि स्कूल में इसको बुली किया जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बहुत सारे क्लासमेट्स ने इससे दोस्ती करने की भी कोशिश की थी, लेकिन इसने कभी भी किसी में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। कई बार इनकी क्लास में ग्रुप एक्टिविटीज होती थी, ये यू जंग को भी उनके साथ करनी पड़ती थी, और इसी कारण से लोग इसको इंक्लूड करने की कोशिश करते थे। ये उन एक्टिविटीज तो करती तो थी, लेकिन उस दौरान भी किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी। इसके अलावा इसके क्लासमेट्स ने ये भी नोटिस किया था कि उसका टेम्परामेंट बहुत ही ज्यादा खराब था, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वैसे तो यू जंग किसी से भी बात नहीं करती थी, लेकिन अगर उसको किसी भी बात पर थोड़ा सा भी गुस्सा आ जाए तो वो बुरी तरीके से नाराज हो जाती थी, वो बुरी तरीके से भड़क जाती थी। वो छोटी छोटी बातों में लोगों से लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाती थी, और इसी कारण से बाद बाद में लोगों ने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया था। कोई भी उससे बात करना खुद भी पसंद नहीं करता था, वैसे भी लोगों को पता था कि उसको अकेला रहना ही पसंद है। अब वो अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने ही वाली थी, तभी इसकी जिंदगी में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट घटना हुई, और वो ये थी कि इसके पिता जो अभी तक प्रिजन में थे वो अब वहां से रिलीज होने वाले थे। अब ये जानकर यू जंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो अपनी पूरी जिंदगी यही चाहती थी कि उसको अपने माँ बाप का साथ मिले। अब उसके पिता क्योंकि वापस आने वाले थे, तो उसे पता था कि अब वो अपने पिता के साथ रहेगी, और अपने ग्रैंडफादर के घर से अब फाइनली उसको अपने घर जाने के लिए मिलेगा। अब उसके पिता प्रिजन से बाहर आ चुके थे। कुछ दिनों के बाद ही यू जंग का बर्थडे था। उसके पिता ने एक अच्छी खासी पार्टी दी, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए उस पार्टी के लिए, बहुत सारे उसको प्रेजेंट्स दिए, गिफ्ट्स दिए, फ्लावर्स दिए, और वो एक पार्टी अच्छी खासी बड़ी पार्टी थी। और इसी पार्टी के दौरान इसके पिता ने यू जंग को बताया कि वो एक दूसरी महिला से अब शादी करने वाले हैं। अब ऑब्वियसली यू जंग ने इस न्यूज को बहुत ज्यादा बैडली लिया। उसको ये जानकर बहुत ज्यादा धक्का लगा कि उसके पिता दूसरी शादी करने वाले हैं, और ये बात उसके पिता ने उसको बर्थडे वाले दिन बताई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था शायद कि ये सुनकर यू जंग उनके लिए खुश होगी, लेकिन यू जंग बहुत ज्यादा गुस्से में थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। वो अपने पिता से सारी जिंदगी सेपरेटेड रही थी, और अब फाइनली जब उसके पिता वापस आए थे तो अब वो दूसरी शादी करने वाले थे, और उसको पता था कि वो अपनी माँ को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। साथ ही यूजंग को यह भी लगा कि इसके पिता ने उस दूसरी महिला को ज्यादा तवज्जो दी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं यूजंग से, क्योंकि यूजंग के फादर ने उसको साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें अपने ग्रैंडफादर के साथ ही रहना है, क्योंकि अब मैं दूसरी शादी करने वाला हूं और हमें थोड़ा सा समय अपने लिए चाहिए। अब ऑब्वियसली यूजंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसको ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि मेरे पिता ने किसी और औरत को मेरे ऊपर ज्यादा महत्व दिया है, और साथ ही वो अपनी नई माँ से कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती थी। उसने अपने पिता की नई वाइफ से मिलने से भी इनकार कर दिया, वो उससे बात भी नहीं करती थी, और कभी अगर उसके पिता अपनी नई वाइफ के बारे में बातचीत करें तो वो उनसे बातचीत करने से मना कर देती थी। अब इस कारण से इनके बीच में बहुत ज्यादा टेंशन पैदा होने लगा। इसी दौरान अब यू जंग ने अपने फादर के सामने रिवील किया कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं मुझे बहुत ज्यादा पीटते आए हैं, मुझे बहुत ज्यादा अब्यूज करते आए हैं, और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। लेकिन उसके पिता ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि मेरे पिता किस तरह के इंसान हैं। वो पूरा बचपन अपने पिता के साथ रहा था, उसके पिता ने उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाया था, तो उसको यकीन नहीं था कि वो उसकी बेटी के ऊपर इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करेंगे या उसको पीटेंगे। अब जब यू जंग ने ये देखा कि उसके पिता उस पर विश्वास नहीं कर रहे तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने इमरजेंसी नंबर जो कि वहां का है 112 उस पर डायल किया और अपने पिता की रिपोर्ट कर दी। उसने कहा कि मेरे पिता मेरे साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं, बहुत ज्यादा वॉयलेंट हैं। वो अब अपने पिता से ही बदला लेना चाह रही थी, लेकिन इन सारी चीजों का कोई भी फायदा नहीं हुआ। सभी को पता चल गया कि वो झूठ बोल रही थी। इसके बाद उसने अपने दादी दादा से बहुत ज्यादा बड़ा लड़ाई झगड़ा किया। उसने, ऐसा बताया जाता है कि अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर हाथ भी उठाया, यानी कि उनको फिजिकली असॉल्ट किया, और साथ ही अपने ग्रैंडफादर के घर को जलाने की भी कोशिश की। इस समय तक यू जंग 18 इयर्स ओल्ड हो चुकी थी।
उसने अपना हाई स्कूल ग्रेजुएट कर लिया था और अभी भी वो अपने ग्रैंडफादर के हाउस में रह रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसने इसी सेम घर को जलाने की कोशिश की थी। यू जंग अब ज्यादातर समय इसी घर के अंदर बिताती थी और वो भी सिर्फ अपने बेडरूम में। जब से उसने अपना हाई स्कूल पूरा किया था वो स्कूल भी नहीं जाती थी, वो दिन रात घर में रहती थी, वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी और साथ ही उसने कोई भी जॉब करने से भी इनकार कर दिया था। वो पूरी तरह से फाइनेंशियली अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे डिपेंड थी। वो चाहती थी कि वो साउथ कोरियन सिविल सर्विस एग्जाम पास करे, जो कि यहाँ के सिविल सर्विस एग्जाम जैसा ही होता है और इंडिया की तरह ही वो बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। कई हजार लोग इस एग्जाम को हर साल उनके देश में देते हैं, लेकिन 90% से ज्यादा लोग इस एग्जाम को निकाल नहीं पाते हैं। तो इतना ज्यादा टफ ये एग्जाम होता है, लेकिन इसके बाद भी यू जंग चाहती थी कि वो इस एग्जाम को निकाले और वो दिन रात अब इसकी तैयारी में जुट गई। इस एग्जाम का एक मेन कंपोनेंट है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स और इस एरिया में यू जंग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी नहीं थी और ना ही उसकी रिटन इंग्लिश अच्छी थी और इसी कारण से उसके लिए एग्जाम और ज्यादा टफ होता जा रहा था। अगले 5 सालों तक यू जंग इस घर से बहुत ही कम बाहर निकली। वो दिन रात अपने बेडरूम में ही रहती थी और पूरे टाइम इस एग्जाम की ही प्रिपरेशन करती रहती थी और इसके साथ ही फाइनेंशियली वो अभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थी। उसी दौरान कोरोना का टाइम आ गया, पूरा वर्ल्ड आइसोलेशन में चला गया, लेकिन इससे भी यू जंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो पहले से ही आइसोलेटेड थी। उसका ह्यूमन इंटरेक्शन करीब करीब जीरो था। वो किसी से भी बातचीत नहीं करती थी, यहां तक कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी नहीं करती थी। सिर्फ जरूरत होने पर ही थोड़ी बहुत बातचीत वो किया करती थी। और एक बहुत ही वियर्ड बात यह है कि उसकी जिंदगी में और भी कोई नहीं था, कोई भी व्यक्ति था ही नहीं। जब यू जंग के मोबाइल फोन को बाद में लिया गया एविडेंसेस के लिए, जब उसने क्राइम कमिट किया, तब पाया गया कि उसके फोन में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं था और ना ही वो किसी से भी टच में थी। और ये चीज अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। ना ही उसने कभी भी किसी को भी कॉल किया था, ना कोई मैसेज किया था, ना ही कभी भी किसी ने भी उसको कॉल किया था, ना कोई मैसेज किया था। उसकी ईमेल्स भी पूरी तरह से जीरो थी, यानी कि उसकी जिंदगी में कोई भी एक व्यक्ति नहीं था जिससे वो अपनी मन की बात कह सकती। यहां तक कि डॉक्टर के नंबर भी उसके फोन में सेव नहीं थे। वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नहीं थी। ऐसा लगता है कि वो अपना फोन सिर्फ इंटरनेट यूज करने के लिए यूज करती थी। तो इन 5 सालों में यू जंग लगातार सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन उसी दौरान इसकी जिंदगी में एक नया फैसिनेशन आया और वो था ट्रू क्राइम के साथ, यानी कि जो रियल क्राइम स्टोरीज होती हैं उनके बारे में अब ये बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो गई थी। ये बहुत ज्यादा ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने लगी थी, साथ ही लाइब्रेरी से क्राइम रिलेटेड बुक्स बोरो करके लाती थी और जहां से भी उसको बुक्स वगैरह मिलती थी उनको वो बोरो कर लेती थी या खरीद लेती थी और दिन रात बस उन्हीं में बिजी रहती थी। खास बात यह थी कि उसको सारे के सारे किलर्स, जितने भी सीरियल किलर्स थे, उनके प्रति बहुत ज्यादा इम्पैथी फील होती थी। वो कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे रिलेट कर पाती थी और वो एक सीरियल किलर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई। ये एक महिला थी जो कि वहां की एक बहुत ही फेमस किलर थी, बहुत ही बदनाम किलर थी। उसने अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया था, लेकिन वो करीब करीब उस कत्ल को करके बची जाती, लेकिन बाद में वो पकड़ी गई। उसने अपने हस्बैंड को ना सिर्फ मारा बल्कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उनको डिफरेंट लोकेशंस में जाकर फेंक दिया था। इस महिला को देखकर यू जंग को बहुत ही अच्छा लगता था। उसे ऐसा लगता था कि इस महिला की स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है और वो भी कुछ कुछ ऐसा ही करना चाहती थी। उसे ऐसा लगता था कि इस महिला ने अपनी फैमिली से बदला लिया है और वैसा ही बदला अब यू जंग अपनी फैमिली से लेना चाहती थी। यू जंग को ऐसा भी लगता था कि अगर वो कोई क्राइम करेगी तो वो उससे आराम से बच जाएगी और इसी के साथ ही अब यू जंग एक बहुत ही डार्क और एक बहुत ही डेंजरस रास्ते पर चल पड़ी थी। कई महीनों तक यू जंग ने इस केस के बारे में स्टडी की और उसके बाद यू जंग ने यह सोचना शुरू कर दिया कि वो भी एक मर्डर कमिट करेगी। वो बहुत ज्यादा वायलेंट टीवी शोज देखने लगी थी जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड होता था, बहुत सारी वायलेंट एक्टिविटीज होती थी और इन सारी चीजों को देखकर यू जंग बहुत ज्यादा खुश होती थी। उसे अब अपने दिमाग में पूरा यकीन हो गया था कि वो एक मर्डर करेगी
और आराम से अब उस मर्डर को करके वो बच सकती है, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देख ली है कि वो मर्डर करके कभी भी फंसेगी नहीं। सबसे पहले वो अपने पिता का मर्डर करने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि पहले तो इसके पिता इसे छोड़कर प्रिजन चले गए। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उस महिला के साथ रहने लगे। उन्होंने यू जंग को अपने साथ नहीं रखा था। इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर का मर्डर करने के बारे में सोचने लगी, अपनी स्टेप ग्रैंडमदर का मर्डर करने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि इन दोनों ने ही अकॉर्डिंग टू हर उसको अब्यूज किया था। इसके बाद उसके जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स थे, जैसे कि उसके अंकल्स, आंटीज, ये उनका मर्डर करने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इन लोगों ने उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया है। यानी कि इस समय वो अपनी फैमिली के हर एक व्यक्ति का मर्डर करने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जिस तरह की वो है, यानी कि पूरी तरह से अकेली, उसके जिम्मेदार ये सारे लोग हैं। अब यू जंग इंटरनेट पर अजीब अजीब सी सर्चेस करने लगी, जैसे कि अपने पिता को, अपने खुद के पिता को कैसे मारना चाहिए, इसके अलावा किस तरह से अपनी फैमिली मेंबर से मैं बदला ले सकती हूँ। इसी तरह के बहुत डार्क टॉपिक्स अब वो लगातार इंटरनेट पर सर्च कर रही थी। इस दौरान उसकी पर्सनैलिटी और ज्यादा नेगेटिवली चेंज होती जा रही थी, और ये देखकर उसके ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे, क्योंकि ये जो लड़की थी वो अभी भी इनके साथ रह रही थी और इनसे नफरत कर रही थी। अब एक दिन जुलाई 2022 में यू जंग रात को उठी। उसने एक पेपर कप जलाया और उस जलते हुए पेपर कप को अपने ग्रैंडफादर के बेडरूम में उनके बेड पर फेंक दिया। उस समय इसके ग्रैंडफादर अपने बेड पर सोए हुए थे। अब इनका जो बेड था उसने आग पकड़ ली और पूरे कमरे में धुआं भर गया। अब इसके ग्रैंडफादर तो उस दिन बच गए, लेकिन ये क्लियर था कि ये अपने ग्रैंडफादर की हत्या करना चाहती थी। वो अपने ग्रैंडफादर को जिंदा ही जला देना चाहती थी। जब इसके ग्रैंडफादर उठ गए तो वो समझ गए थे कि इनकी ग्रैंड डॉटर ने ये हरकत की है, ये इनको मारना चाहती है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस घटना की कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं की। वो चाहते थे कि इनकी ग्रैंड डॉटर खुद ही सुधर जाए। अब कहीं ना कहीं इसके जो ग्रैंडफादर थे, ये यू जंग से डरने भी लगे थे। इनको लगता था कि यू जंग कुछ भी कर सकती है। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन यू जंग ने डिसाइड किया कि वो अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी का भी कत्ल नहीं करेगी। अब इसके माइंड चेंज होने का क्या रीजन था ये तो पता नहीं, लेकिन अब वो किसी ऐसे व्यक्ति को मारना चाहती थी जो कि उसकी फैमिली का ना हो, यानी कि कोई अननोन व्यक्ति हो। इसका कारण ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखती थी। उसको पता था कि अगर फैमिली का कोई व्यक्ति मारा जाएगा तो सबसे पहला शक फैमिली के लोगों पर ही आएगा, लेकिन अगर वो किसी बाहरी व्यक्ति को मारती है तो शायद उस पर कोई भी शक नहीं करेगा। अब यू जंग लगातार मर्डर 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 जैसे वर्ड्स को इंटरनेट पर सर्च कर रही थी। वो सिर्फ अपने आप से ही बातचीत करती थी, अपने ही बबल में कैद थी, और इसी कारण से उसके ऊपर ये मर्डर बहुत ज्यादा हावी होता जा रहा था। लेकिन इसी दौरान इसकी जिंदगी में एक और इम्पोर्टेंट घटना घटी, और वो ये थी कि जिस सिविल सर्विस एग्जाम के लिए 5 साल से तैयारी कर रही थी, उस एग्जाम को ये पास नहीं कर पाई थी, वो उसमें फेल हो गई थी। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इसमें 90% लोग फेल ही होते हैं। लेकिन यू जंग के ऊपर इस बात का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसको पता था कि वो फेल इसलिए हुई है मेनली क्योंकि उसका इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन अच्छा नहीं था, उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी। जिस तरह की इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स इस एग्जाम को पास करने के लिए चाहिए वो उसके अंदर थी नहीं, और इसी कारण से अब यू जंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे ऐसा लगता था कि मैं ये एग्जाम पास कर लूंगी तो आगे चलकर मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, मेरे को बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी, और उसके बाद मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी रहना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ था, और इसी कारण से अब वो हर एक उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी जो इंग्लिश स्पीकिंग करता था, जिसकी इंग्लिश अच्छी थी। उसको ये चीज बहुत ज्यादा अनफेयर लगने लगी कि जो लोग अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं उनको अच्छी जॉब्स मिल जाती है, वो अच्छी तरीके से एग्जाम पास कर लेते हैं, और बाकी लोगों को बहुत अच्छे चांसेस जिंदगी में नहीं मिलते हैं। और इसी कारण से उसके दिमाग में अब इविल प्लान्स बनने लगे थे। 2023 की शुरुआत में यू जंग ने एक ऐप डाउनलोड की अपने फोन में, जो कि एक प्राइवेट ट्यूटर्स की ऐप थी। इस ऐप के थ्रू जितने भी लोग होते हैं, यानी जितने पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए ट्यूटर्स ढूंढते हैं। इंग्लिश के ट्यूटर्स या किसी और सब्जेक्ट की ट्यूटर्स भी इस ऐप के थ्रू ढूंढे जाते हैं। अब यू जंग ने भी अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर ली इस ऐप में, और उसने अपने आप को एक ट्यूटर के रूप में सबसे पहले रजिस्टर कराया।
लेकिन इसके लिए उसको एक फुल वेरिफिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना था, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन जुड़े हुए थे। अगर आपको चिल्ड्रन के साथ इंटरेक्ट करना है तो किसी भी ट्यूटर का फुल वेरिफिकेशन होना जरूरी है। यहाँ पर उसको अपना फुल नेम डालना था, फुल एड्रेस डालना था, आईडी डालनी थी और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करने थे, ताकि बच्चों को कोई भी प्रीडेटर अप्रोच ना कर पाए, उनके साथ कोई भी गलत काम ना हो पाए, और ये बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए था। लेकिन अगर इस ऐप में कोई बच्चा या कोई पेरेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराता तो कोई भी वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ट्यूटर्स से बचाना था, ना कि ट्यूटर्स को बच्चों से बचाना था। जब यू जंग ने ये चीज देखी कि अगर वो एक ट्यूटर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तब उसने अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में रजिस्टर कराने का सोचा। अब उसको एक पेरेंट की प्रोफाइल बनानी थी और ऐसा उसने किया भी। उसने ये दिखाया कि वो एक पेरेंट है, उसका एक बच्चा है जो कि मिडिल स्कूल स्टूडेंट है और उसको अपने लिए एक ट्यूटर की जरूरत है। और क्योंकि वो एक पेरेंट थी, इस कारण से उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड नहीं करने पड़े। ना तो उसको अपने घर का एड्रेस डालना पड़ा, ना ही कोई फोटो आईडी उसमें अपलोड करनी पड़ी। उसने एक झूठा नाम डालकर एक पेरेंट की आईडी आराम से बना ली थी। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कराने का सिर्फ एक ही कारण था, और वो ये था कि अब इसको अपने विक्टिम्स ढूंढने थे जिनकी आगे चलकर ये हत्या करने वाली थी। धीरे धीरे यू जोंग इस ऐप से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई और इस ऐप पर कई कई घंटे बिताने लगी। ये बहुत सारे ट्यूटर्स के साथ, स्पेशली इंग्लिश ट्यूटर्स के साथ कन्वर्सेशंस किया करती थी, उनसे बातचीत किया करती थी, उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश किया करती थी। उनसे ये पूछा करती थी कि आप अपनी क्लासेस कहाँ पर लेते हैं, अपने घर में लेते हैं या स्टूडेंट के घर पर आकर लेते हैं। ये चाहती थी किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो कि अपने घर से ट्यूशन दिया करता है, यानी कि उसके घर जाकर अब ये कोई कांड करना चाहती थी। ये उन ट्यूटर्स को लिखती थी कि मेरा जो बच्चा है बहुत जरा शाय है और वो एक प्राइवेट इन्वायरमेंट में ट्यूशंस लेना चाहता है, यानी कि अकेला ट्यूशन लेना चाहता है, 1-to-1। अब यू जोंग को अपनी पहली विक्टिम के रूप में एक महिला पसंद आ गई जो कि अपने अर्ली 20s में थी और इंग्लिश ट्यूशंस ऑफर कर रही थी। अब यू जंग ने सोचा कि मैं इस महिला के घर में जाकर आराम से उसके ऊपर अटैक कर सकती हूँ, क्योंकि इस महिला ने बता दिया था कि वो अपने घर में पूरी तरह से अकेली रहती है। लेकिन इस इंग्लिश ट्यूटर ने यू जंग को पहले एक पार्क में बुलाया। पहले वो उस बच्चे के पेरेंट्स से मिलना चाहती थी। अब ये उस पार्क में उस महिला से मिलने के लिए गई, लेकिन उसको पता था कि इस पार्क में वो इस महिला का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसने पाया कि वहां पर बहुत सारे लोग वॉक कर रहे थे, वहां पर बहुत सारे विटनेसेस मौजूद थे। अब उस महिला को ये किसी भी आइसोलेटेड एरिया में ले जाने में कामयाब नहीं रही। हालांकि ये चाहती थी कि वो अकेले में चले, लेकिन वो महिला किसी कारण से इसके साथ कहीं भी नहीं गई। उसने सब लोगों के बीच में उससे बातचीत की। अब यू जंग ने निराश होकर उस महिला का पीछा छोड़ दिया। अब वो एक दूसरे बेटर विक्टिम की तलाश में थी। कुछ दिनों के बाद ही उसको एक दूसरा विक्टिम मिला। ये लड़का एक टीनेज लड़का था जो कि इंग्लिश ट्यूशंस ऑफर कर रहा था। अब यू जंग ने इस लड़के को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। ये पास में ही मौजूद एक पार्क था जो कि काफी खाली रहता था, लेकिन ये टीनेज लड़का पता नहीं क्यों कभी भी इस पार्क में मिलने के लिए नहीं आया। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उस दिन यू जंग पूरी तरह से प्लान बना के गई थी उस लड़के की हत्या करने का। अब यू जंग ने अपना अगला शिकार ढूंढा। इसकी तीसरी शिकार थी एक महिला, 26 ईयर्स ओल्ड, एक ट्यूटर, और उसका नाम किसी को भी पता नहीं है क्योंकि उसका नाम सीक्रेट रखा गया है। इस महिला की कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है। उसकी कोई भी पिक्चर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसी कारण से इस केस में हम उस महिला को मिस ए कहकर बुलाएंगे। मिस ए सिटी ऑफ बुसान में रहा करती थी। वो काफी इंटेलिजेंट थी। उन्होंने एक बहुत ही एलिट यूनिवर्सिटी से एक बहुत ही अच्छी डिग्री हासिल की थी और अब वो प्राइवेट इंग्लिश ट्यूटर के रूप में काम कर रही थी। अब क्योंकि उनकी इंग्लिश काफी अच्छी थी, इसी कारण से यू जंग तुरंत ही उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी। अब इसने मिस ए से बातचीत करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि मैं एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट की माँ हूं और मुझे अपने बच्चे के लिए इंग्लिश ट्यूशंस की जरूरत है। अब मिस ए ने यू जंग से पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, ताकि वो वहां आकर इंग्लिश ट्यूशंस दे पाए। अब यू जंग ने उन्हें एक फेक एड्रेस बता दिया और ये सुनते ही मिस ए ने कहा कि सॉरी, मैं वहां आकर ट्यूशंस नहीं दे सकती क्योंकि मेरे घर से वो काफी दूर है।
अब यू जंग मिस ए के पीछे पड़ गई कि बस मेरे बच्चे को 1 घंटा आप पढ़ा दीजिए, उसे ट्यूशंस दे दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग बन गई और बहुत ज्यादा मिस ए के ऊपर प्रेशर डालने लगी। लेकिन मिस ए ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं कभी भी अपने घर पर किसी भी क्लाइंट को ट्यूशन ऑफर नहीं करती हूँ। लेकिन यू जंग उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने लगी। लेकिन मिस ए ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने घर में ट्यूशन नहीं दे सकती हूँ, मेरा यही नियम है। लेकिन जब यूजंग बिल्कुल नहीं मानी तो मिस ए ने कहा कि ठीक है, मैं एक ट्रायल पीरियड के लिए कुछ दिनों के लिए ट्यूशंस दे दूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं लगातार उसको ट्यूशंस दे पाऊंगी। एक्चुअली मिस ए ने मजबूरी में ही यूजंग को हाँ कहा था, क्योंकि वो उनके बहुत ज्यादा पीछे पड़ गई थी। इसके बाद जब मिस ए राजी हो गई उस बच्चे से मिलने के लिए अपने घर पर, तब 26 मई 2023 के दिन मिस ए अपने घर कहीं से लौट कर आती हैं। वो अपने डेली रूटीन के काम कर रही थी और साथ ही वो इंतजार भी कर रही थी यू जंग और उनकी बेटी का, जो कि अपनी बेटी को लेकर उनके घर आने वाली थी। अब मिस ए ने जाकर दरवाजा खोला। उनको पूरी उम्मीद थी कि वहां पर एक माँ अपनी बेटी के साथ खड़ी होगी। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो काफी चौंक गई, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक बच्ची खड़ी हुई थी। वहां पर कोई भी पेरेंट नहीं था और ये जो बच्ची थी ये अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थी। अब उनको ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लगी, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगी कि किस तरह से एक माँ अपनी बेटी को एक ट्यूटर के होम पर इस तरह से अकेले भेज सकता है। अब शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि यू जंग खुद ही थी, जो कि एक यूनिफॉर्म खरीदकर उसको पहनकर मिस ए के घर पर पहुंची थी। यू जंग की उम्र उस समय 23 इयर्स थी, लेकिन वो वहां पर 14 इयर्स ओल्ड लड़की बनकर पहुंची थी। अब क्योंकि ये मिस ए के घर पहुंच गई थी तो मिस ए ने इसको अपने घर के अंदर बुलाया। जो यू जंग थी उसकी हाइट केवल 4'11" थी, साथ ही वो काफी पतली दुबली थी। इसी कारण से मिस ए को उसके ऊपर कोई भी शक नहीं हुआ कि वो 14 इयर्स की ना होकर बल्कि 23 इयर्स ओल्ड है। उसने आराम से इस बच्ची को अपने घर के अंदर बुला लिया, उसे बैठने के लिए कहा और उसके बाद यू जंग से कहा कि तुम अपनी स्कूल बुक्स निकालो, हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। यू जंग ने वहां पहुंचते ही तुरंत ही अपना अटैक करने का मन बना लिया था। उसने अपने स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे एक अच्छा खासा बड़ा नाइफ छुपाया हुआ था और उनके घर में बैठने से पहले ही उसने वो चाकू बाहर निकाला और सीधा मिस ए के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उसने सीधा इस चाकू के वार मिस ए की गर्दन पर किए, इसके बाद उसके चेस्ट पर वार किए और इतनी बुरी तरीके से इतनी बार वार किए कि मिस ए सीधा कोलैप्स होकर जमीन पर गिर गई। ये अटैक इतना ज्यादा वायलेंट था, इतना ज्यादा क्रूअल था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यू जंग ने मिस ए के ऊपर 100 से भी ज्यादा बार चाकू मारे थे। मिस ए ने शुरुआत में इससे लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन इससे लड़ना इतना आसान नहीं था। यू जंग ने चाकू मार मार कर अंत में उनकी हत्या कर दी। अब यू जंग ने मिस ए की हत्या तो कर दी थी, लेकिन अब इस हत्या के बाद उसकी प्लानिंग क्या होगी इसका शायद आप इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि वो कई महीनों से एक परफेक्ट मर्डर के बारे में सोच रही होगी। इसीलिए उसके पास एक अच्छा खासा प्लान तैयार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यू जंग के जो एक्शंस थे इस मर्डर के बाद वो बहुत ही ज्यादा केओटिक थे, बहुत ज्यादा इरेटिक थे और बहुत ज्यादा मूर्खतापूर्ण थे। हत्या करने के बाद यू जंग ने जो पहला काम किया वो था बियर पीना, और वो भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में। अब ये बियर वो अपने साथ लेकर आई थी या उसने मिस ए के घर से बियर उठाई इसका तो पता नहीं है, लेकिन उसने बहुत सारी बियर पी और उसके बाद अच्छा खासा ड्रंक होने के बाद अब वो मिस ए के घर से बाहर निकली। अब उसको बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए थे इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। जब यू जंग इस घर से बाहर निकली तो वो बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास में कैद हुई है। एक के बाद एक वो डिफरेंट सीसीटीवी कैमरास में कैद होती रही। सबसे पहले मिस ए के घर से निकलकर वो अपने घर गई, वहां से उसने खाली सूटकेस उठाया और उसके बाद आराम से उस सूटकेस को व्हील करती हुई वो एक सुपरमार्केट पहुंची। यहां से उसने ब्लीच खरीदा, क्लीनिंग करने के कुछ और प्रोडक्ट्स खरीदे और उसके बाद प्लास्टिक बैग्स भी खरीदे बॉडी को लपेटने के लिए। फिर इसी सुपरमार्केट से उसने बहुत सारे चाकू खरीदे बॉडी को काटने के लिए।
जब आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्रीपी लगती है, क्योंकि यू जंग बहुत ही ज्यादा काम लग रही है, बहुत ज्यादा शांत लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। वो आराम से सूटकेस को व्हील करती हुई इधर उधर घूम रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हवा में उड़ रही है, इतनी ज्यादा खुश है। इस फुटेज की एक और क्रीपी बात यह है कि इस फुटेज में यू जंग ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो मिस ए के हैं। अब उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म तो चेंज करनी ही थी, क्योंकि उसमें खून भी लगा होगा, और साथ ही अगर वो यूनिफॉर्म पहनकर इधर उधर घूमती तो लोगों का बहुत ज्यादा अटेंशन उसकी तरफ जाता। अब पता नहीं वो अपने कपड़े उस घर में यानी कि मिस ए के घर में लेकर आई थी या नहीं आई थी, ये सब उसके प्लान का हिस्सा था या नहीं था, या फिर उसने जानबूझकर मिस ए के कपड़े पहने, इसकी कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का यह अंदाज है कि शायद वो अपने आप को मिस ए की जगह रखकर देखना चाहती थी, क्योंकि भले ही वो इंग्लिश बोलने वाले लोगों से नफरत करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसकी नफरत नहीं थी बल्कि जलन थी, क्योंकि वो खुद भी मिस ए जैसा बनना चाहती थी। इसके बाद यू जंग ने सुपरमार्केट से एक टैक्सी पकड़ी, वो वापस मिस ए के घर पर पहुंची, और इसके बाद इसने मिस ए की बॉडी के टुकड़े करने शुरू कर दिए। कई घंटों तक उस शाम वो मिस ए की बॉडी के टुकड़े करती रही। उसके बाद आधी रात बीत गई, सुबह के 3 बज गए, और तब यू जंग ने डिसाइड किया कि वो इस बॉडी के पार्ट्स को अब इस घर से मूव करना शुरू करेगी। उसने थोड़े से बॉडी पार्ट्स पॉलीथीन बैग में पैक किए, उसके बाद उस खाली सूटकेस में डाले और इस घर से बाहर निकली। इसके बाद वो बाहर खड़ी होकर टैक्सी का इंतजार करने लगी। ये सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई हैं। सुबह के 3 बजे ये लड़की एक सूटकेस लेकर टैक्सी के इंतजार में बाहर खड़ी थी। जब टैक्सी वाला वहां पर पहुंचा तो वो टैक्सी से बाहर उतरा, सूटकेस अंदर रखने के लिए हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसको दिख रहा था कि ये सूटकेस काफी भारी है। उसने इस सूटकेस को अंदर रखने में हेल्प भी की। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने यू जंग से पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, और इसका जवाब यू जंग ने दिया कि उसको सुबह के 3 बजे फॉरेस्ट में जाना है। अब टैक्सी ड्राइवर को लग रहा था कि क्योंकि इस लड़की के पास सूटकेस है तो ये या तो एयरपोर्ट जाएगी या किसी ट्रेन स्टेशन पर जाएगी या कहीं बस स्टैंड जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि मुझे पास के फॉरेस्ट में लेकर चलो। अब ये सुनकर टैक्सी ड्राइवर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गया, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। ये एक लड़की का नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। वो रात के 3 बजे कभी भी इससे पहले किसी भी लड़की को फॉरेस्ट में लेकर नहीं गया था। फिलहाल टैक्सी ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, वो यू जंग को फॉरेस्ट तक लेकर गया। अब यू जंग वहां पर सूटकेस के साथ नीचे उतरी और उसने टैक्सी ड्राइवर से वहीं पर वेट करने के लिए कहा कि मैं वापस आती हूँ। अब ये सूटकेस लेकर उस जंगल में कहीं चली गई, और वो वहां से 20 मिनट्स के बाद वापस लौटी, और उसके हाथ में तब भी वो सूटकेस था। लेकिन दूर से देखकर ही वो टैक्सी ड्राइवर समझ गया कि ये सूटकेस अब खाली है, क्योंकि वो आराम से हिला डुला कर उस सूटकेस को वापस ला रही थी। वो जिस तरह से पुल कर रही थी उससे पता चल गया था कि सूटकेस अब खाली हो चुका है। अब जब यूजंग वापस आई उसने कहा कि मुझे वापस लेकर चलो, जहां का भी उसने एड्रेस बताया होगा। लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने साफ साफ मना कर दिया कि अब मैं तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगा। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने सीधा पुलिस को कॉल किया। तब तक यूजंग वहीं पर मौजूद थी, क्योंकि वो वहां से भाग ही नहीं सकती थी। वो बहुत ज्यादा सुनसान इलाके में थी और टैक्सी ड्राइवर उसे आसानी से छोड़ने वाला भी नहीं था। अब पुलिस जल्दी वहां पर पहुंच गई। उन्होंने जैसे ही यूजंग को देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि यूजंग के हाथों पर ब्लड लगा हुआ था। अब उन्होंने यूजंग से पूछा कि ये ब्लड कहाँ से आया और तुम इतनी रात को इस फॉरेस्ट में क्या करने आई हो। अब यूजंग ने डिसाइड किया कि वो पुलिस वालों से झूठ बोलेगी और उनको आराम से मूर्ख बना देगी। उसने पुलिस वालों से कहा कि मैंने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है, और वो भी अपने घर पर खुद ही। लेकिन वो बच्चा क्योंकि बच नहीं पाया, इसी कारण से उसने उस बच्चे की बॉडी को लपेटा, सूटकेस में रखा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं फॉरेस्ट में उस बच्चे की बॉडी को जला दूं, और इसी कारण से मेरे हाथों में इतना ज्यादा ब्लड लगा है। और इसके बाद तुरंत ही यूजंग बहुत ज्यादा नाटक करने लगी कि उसको बहुत ज्यादा स्टमक क्रैम्प्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है और उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। अब पुलिस वाले भी उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए। उन्हें लग रहा था कि शायद सच में ही इसने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है, इसी कारण से इसको सबसे पहले मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। इसी कारण से यू जंग को तुरंत ही हॉस्पिटल भेज दिया गया।
इधर पुलिस की एक टीम लगातार फॉरेस्ट में उस बच्चे की बॉडी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसको दफनाने या जलाने यूजंग वहां पर पहुंची थी। लेकिन पुलिस वालों को वहां पर जो मिला उसे देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक गए, क्योंकि जब इन्होंने बहुत ज्यादा ढूंढा तो वहां पर इनको एक एडल्ट महिला के अवशेष मिले, और इन बॉडी पार्ट्स के बगल में ही विक्टिम की आईडी भी पड़ी हुई थी। अब ये आईडी उसने जानबूझकर रखी थी या गलती से वहां पर गिर गई थी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब पुलिस वालों को विक्टिम की आईडी मिल चुकी थी, उसकी पिक्चर मिल चुकी थी, उसके घर का एड्रेस मिल चुका था। अब पुलिस वाले तुरंत ही मिस ए के अपार्टमेंट में पहुंचे। अंदर जाकर उन्होंने पाया कि अपार्टमेंट में हर जगह खून ही खून फैला है, और साथ ही फ्लोर पर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे, जो कि वहां पर बैठकर यूजंग ने आराम से काट काट कर अलग किए थे। अब पुलिस वाले समझ गए थे कि वो लड़की पूरी तरह से झूठ बोल रही है और उसने एक बहुत ही ग्रूसम मर्डर किया है। पुलिस वालों ने तुरंत ही हॉस्पिटल जाकर यूजंग को अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगा दिए। अब इससे पूछा गया कि तुमने आखिर क्या कांड किया है, उसके बारे में सच सच बताओ। अब यूजंग ने जो अपना दूसरा झूठ बोला वो ये था कि मैं मिस ए के घर में पहुंची, तभी मैंने वहां पर मिस ए की डेड बॉडी को जमीन पर बिखरा हुआ पाया, और तब मैंने सोचा कि मैं इस बॉडी को ठिकाने लगा देती हूँ। अब इस कहानी का कोई भी सेंस था ही नहीं, इसीलिए पुलिस वालों पर भी कहानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने और ज्यादा यूजंग पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और फाइनली यूजंग क्रैक कर गई। उसने अब सारा का सारा सच बताना एक एक करके शुरू कर दिया। जब यूजंग सच्चाई बता रही थी तब उसकी आंखें पूरी तरह से कोल्ड थी, वो पूरी तरह से इमोशनलेस थी, और ऐसा लग ही नहीं रहा था उसे देखकर कि उसने कोई मर्डर किया है और उसका उसे कोई भी अफसोस है। जब पुलिस वालों ने उससे मर्डर का रीजन पूछा तो उसने कहा कि ये मर्डर मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि किसी का मर्डर करके कैसा लगता है, किसी की जिंदगी पर कंट्रोल करना कैसा लगता है, और मैं सिर्फ सीरियल किलर्स को कॉपी करना चाहती थी। उसने ये भी कहा कि मुझे चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा ट्रॉमा रहा और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी का मर्डर कर दूंगी तो मैं इस ट्रॉमा से बाहर निकल जाऊंगी। पुलिस वालों ने इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और ये अपने ट्रायल का वेट कर रही थी। और तब साउथ कोरिया की अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि ये यू जोंग की आइडेंटिटी को पब्लिकली रिवील कर देंगे। हालांकि साउथ कोरिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो किसी भी सस्पेक्ट की आइडेंटिटी तभी रिवील करते हैं जब कोई बहुत ही रेयर केस होता है, जब बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस होती हैं। लेकिन यू जंग के केस को कुछ ऐसा ही केस माना गया और इसी कारण से यू जंग की आइडेंटिटी को रिवील कर दिया गया। इससे पहले 8 साल बीत चुके थे जबकि किसी भी सस्पेक्ट की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया गया था। वहां की पब्लिक इस केस के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गई, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और डिफरेंट थ्योरीज इस मर्डर के बारे में बनाई जा रही थी। लेकिन पुलिस ने इन सारी की सारी थ्योरीज को डिनाई कर दिया। पुलिस के पास सिर्फ एक ही मोटिवेशन था यू जंग का, जो कि उसने खुद कबूला था कि उसने ये कत्ल किया है केवल क्यूरियोसिटी के कारण, और उसका आंसर बिल्कुल सिंपल और क्लियर था। लेकिन लोग इस केस के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किसी का कत्ल कर सकता है। फाइनली सितंबर 2023 में यू जंग का ट्रायल शुरू हुआ और उसी दौरान साउथ कोरिया में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, और इस डॉक्यूमेंट्री में यू जंग और उसके फादर के बीच में हुई एक फोन कॉल को पब्लिक किया गया, यानी कि इस डॉक्यूमेंट्री में उसको दिखाया गया। इस फोन कॉल में यू जंग अपने पिता से अपने ग्रैंडफादर के हाथों जो उसका अब्यूज हुआ था, जो मारपीट हुई थी, इसके बारे में डिस्कशन कर रही है। तभी से इस केस में अब्यूज के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत होने लगी। लेकिन इसके पिता ने सामने आकर क्लियर किया कि ये सब कुछ झूठ है। उसके पिता या इसके ग्रैंडफादर कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसलिए उनकी बेटी झूठ बोल रही है। इधर यू जंग के ग्रैंडफादर भी खुद सामने आए। उन्होंने विक्टिम की फैमिली से बहुत ज्यादा माफी मांगी और उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है कि उनकी पोती ने इस तरह की हरकत की है। मुझे अपनी पोती को और अच्छी तरीके से बड़ा करना चाहिए था, उसका पालन पोषण अच्छी तरीके से करना चाहिए था, और ये कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है कि उसने इस तरह का क्राइम किया। लोगों को उसके ग्रैंडफादर एक बहुत ही स्वीट पर्सन लगे, एक बहुत ही जेन्युइन व्यक्ति लगे,
और किसी को भी विश्वास नहीं है कि यू जंग के ग्रैंडफादर ने उसके साथ किसी भी तरीके की भयंकर मारपीट की होगी जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही है। यू जंग लगातार कोशिश कर रही थी कि उसको कम सजा मिले। इसके कारण वो एक के बाद एक नई नई थ्योरी सामने ला रही थी। एक बार उसने ये भी कहा कि वो क्राइम के समय बहुत ज्यादा नशे में थी, इस कारण से उससे क्राइम हो गया और वो फुल्ली इस क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। साथ ही उसने ये भी कहा एक बार कि उसे कुछ भी याद नहीं है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। और उसके बाद वो एक और थ्योरी सामने लेकर आई कि उसके ऊपर पहले मिस ए ने अटैक किया और उसके चेहरे को स्क्रैच कर दिया और बाद में अपनी जान बचाने के लिए मैंने मिस ए की हत्या की। हालांकि ये सारी चीजें मिस ए की ऑटोप्सी के बाद क्लियर हो गई थी कि मिस ए ने उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं किया था। अगर उन्होंने यू जंग के चेहरे को स्क्रैच किया होता तो यू जंग की स्किन उनके नेल्स के अंदर से मिलती और साथ ही यू जंग के चेहरे के ऊपर या कहीं भी कोई भी चोट के निशान मौजूद नहीं थे। तो पता चल गया था कि यू जंग पूरी तरह से झूठ बोल रही है। साथ ही बाद में यू जंग अपने अब्यूज एलिगेशंस को लेकर सामने आ गई, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेकर सामने आ गई। उसने बहुत ज्यादा कोशिश की कि उसको कोई भी कठोर सजा ना मिले। यू जंग एक बहुत ही झूठी इंसान साबित हो रही थी, लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रही थी और अब प्रोसिक्यूशन उसके लिए मौत की सजा की मांग कर रहा था। हालांकि साउथ कोरिया में डेथ पेनल्टी लीगल है, लेकिन 1997 से वहां पर किसी को भी मौत की सजा नहीं दी गई थी इस केस के आने तक। उसके बाद अगर किसी को दी गई हो तो मुझे पता नहीं है। फाइनली नवंबर 2023 में अब इसको सेंटेंस सुनाया गया, इसकी सजा सुनाई गई और इसको डेथ पेनल्टी नहीं मिली बल्कि इसको लाइफ इन प्रिजन की सजा मिली जिसमें पैरोल की कोई भी गुंजाइश नहीं है। फिलहाल वो वहां की जेल में बंद है और अपनी पूरी जिंदगी होपफुली वो जेल में बंद रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये केस आपको कैसा लगा और इस केस के बारे में आपने पहले सुना था या नहीं सुना था। मैं अपनी पिछली स्टोरी में देख रही थी कि आप लोगों के कमेंट्स बहुत ही कम हैं। प्लीज एक एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टोरीज बहुत लंबी हैं। इस बार इस स्टोरी में मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश की है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कुछ अंतर आप लोगों को दिखा या नहीं दिखा। और छोटी स्टोरी लाने की मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन जितने भी हॉरिफिक केस होते हैं अगर उनको डिटेल में बताया जाए तो स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो ही जाती है। साथ ही आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरे जो थंबनेल्स हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। मैंने थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश की है अपने थंबनेल्स को, तो अगर वो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं तो प्लीज जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे दूसरे चैनल यानी कि ट्विस्टेड स्टोरीज को भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां भी मैं वीक में एक स्टोरी लेकर आ रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि हॉन्टेड स्टोरीज ही लेकर आऊं, तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने पिन कमेंट में दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।